याद करिए वो समय जब योगी आदित्यनाथ के भगवा कपड़ों का मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें उनके पहनावे पर ट्रोल किया जाता था। भगवा को टारगेट लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस के बड़े नेता हुसैन दलवाई ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि भगवा कपड़ा पहने और धर्म से इन्वेस्टमेंट नहीं आता। कहा जाता था कि साधु को तो गुफा में बैठना चाहिए, राज्य चलाना उसका काम नहीं है। कारण योगी असेल तर मुख्यमंत्री कसा होऊ शकतो? योगी म्हटल्यानंतर त्यांनी सर्व संघ परित्याग करून कुठेतरी गुहेत जाऊन बसायला पाहिजे। तू मुख्यमंत्रीच्या खुर्चीत जाऊन योगी म्हणतोस? आणि हा योगी जो आला तो अशी टरटरून म्हणजे कसलं काही नसलं की गॅसचा फुगा असतो ना, काही नसतं, गॅस असतो पण हवेत उडत असतो। कोई कहता था कि पाखंडी बाबा है। कौन एक साधु के बेस में रहते हैं लेकिन अच्छे पॉलिटिशियंस बन गए हैं, चीफ मिनिस्टर भी बने हैं और सर पे बाल भी नहीं रखते। या तो सन्यासी कपड़े डालते हो, गेरुआ डालते हो, पॉलिटिक्स से बाहर हो जाओ। एक तरफ गेरुआ कपड़े डालते हो। कोई कहता था कि भगवा पहनने वाला क्या ही कर लेगा। कुछ लिबरल्स तो यहाँ तक कहते थे कि उत्तर प्रदेश को कभी नहीं बदल पाएगा। इनफैक्ट अभी भी जब योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए हैं भगवा पहन के, तो उन्हें उनकी आइडेंटिटी के लिए ट्रोल किया गया है। और इन सारी बातों का नैरेटिव बिल्कुल क्लियर था, भगवा मतलब बैकवर्ड अप्रोच एंड नो डेवलपमेंट। और देखिए कोई छोटी बात नहीं थी, ये एक सोची समझी लाइन थी, ये एक सेट की हुई सोच थी। आइडिया ये था कि अगर कोई खुलकर अपनी सनातनी पहचान के साथ पावर में आएगा तो वो राज्य को कभी आगे नहीं बढ़ा पाएगा। वो भगवा कपड़े पहनकर बाहर के देशों से इन्वेस्टमेंट नहीं ला पाएगा, वो दुनिया के बड़े बड़े लोगों के सामने बैठकर डील नहीं कर पाएगा। मतलब निशाना काम पर नहीं था, निशाना पहचान पर था। और देखिए ऑनेस्टली ना, इसका एक बैकग्राउंड भी था। आजादी के कई सालों बाद तक ऐसे अटेम्प्ट्स हुए जहां पर भगवा को डिमोनाइज करने की कोशिश की जाती रही। भगवा को डेस्परेटली आतंकवाद, रेडिकलाइजेशन और बैकवर्डनेस के नैरेटिव के साथ जोड़ने की कोशिश की गई है। और ऐसे में जब एक मुख्यमंत्री खुलकर कहता है कि भगवा मेरी शान है, मेरी पहचान है, तो कुछ लोगों को मिर्ची लगना तो लाजमी है। तो दुनिया मुझे कुछ भी सोचे मेरे बारे में, ये सच है, मैंने भगवा बाना धारण किया, ये मेरी पहचान है, हमारे सनातन की पहचान भी है, तो मुझे तो इस पे गौरव की अनुभूति होती है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि योगी आदित्यनाथ ने कैसे इन भगवा कपड़ों से ही भगवा के खिलाफ नैरेटिव को तोड़ डाला। तो देखिए इसके पीछे ना एक स्टोरी है और काफी इंटरेस्टिंग है। 2017 में जब योगी आदित्यनाथ पहली बार यूपी के सीएम बने थे, तब उत्तर प्रदेश हर फील्ड में नंबर 1 होता था, पर अनफॉर्चुनेटली हर गलत फील्ड में। एंड ट्रस्ट मी, आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, यूपी को बीमारू राज्य के रूप में देखा जाता था। अब सोचिए कि इतने बड़े राज्य को बदलना कितना मुश्किल काम रहा होगा। पर योगी आदित्यनाथ ने चैलेंज लिया, सीधा प्लान बनाया, जिसके बाद 3 चीजों पर फोकस किया गया। और इन 3 काम में से सबसे पहला काम था लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि सुरक्षा। क्योंकि सुरक्षा नहीं होगी तो कोई पैसा भी नहीं लाएगा। पहले उत्तर प्रदेश में यही दिक्कत थी, माफिया का नाम चलता था, लैंड पर दबाव होता था, बिजनेस करने वाले लोग डरते थे। इसी वजह से उत्तर प्रदेश आगे नहीं बढ़ पा रहा था। इसीलिए सबसे पहला फोकस लॉ एंड ऑर्डर पर रखा गया। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। लॉ एंड ऑर्डर की हालत सुधारने के लिए क्रिमिनल्स और गैंग्स के पीछे यूपी की पुलिस ऐसे पड़ गई थी जैसे फिर हेरा फेरी के अंदर जॉनी लीवर के पीछे गुरिल्ला पड़ जाता है। एक केले के लिए इतना झमेला कर रहा तू यार। इनफैक्ट इसी कारण से पिछले 8 सालों में 2 लाख से ज्यादा पुलिस की भर्तियां हुई हैं। सोच कर देखिए कितना बड़ा नंबर है। हर थाने में महिला हेल्प डेस्क बनी है। लखनऊ में फोरेंसिक साइंस का एक बड़ा संस्थान बना है ताकि केस साइंटिफिक तरीके से सुलझाए जाएं। एंटी रोमियो स्क्वाड बना गया ताकि लड़कियों को सुरक्षा मिले। इलीगल प्रॉपर्टी पर बुलडोजर बाबा का हमला हुआ। हजारों करोड़ की गलत तरीके से बनी संपत्ति जब्त की गई। बड़े क्रिमिनल्स पर डायरेक्ट एक्शन किए गए। देखो मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। यह मैसेज था कि कानून सब पर बराबर चलेगा। डकैती, रॉबरी, किडनैपिंग जैसे केसेस में गिरावट आई। डकैती 87% से, रॉबरी 72% से, मर्डर 40% से, किडनैपिंग 68% से और रेप जैसे केसेस 24% से गिरे। एंड इसी कारण लोगों को लगने लगा कि सिस्टम चल रहा है। समाजवादी पार्टी के कालखंड में जो एक्सटॉर्शन और माफिया यूपी में राज कर रहे होते थे, वो योगी के काल में ऑलमोस्ट मिट्टी में मिल गए। और ऐसा ही एक्चुअली उन्होंने प्रॉमिस भी किया था। देखिए सिंपल सी बात है, इन्वेस्टर आपके स्टेट में तभी इन्वेस्ट करेगा जब उसे बिलीव हो जाएगा कि उसका पैसा कंप्लीटली सेफ है। और योगी ने लॉ एंड ऑर्डर के स्टेप से इस बिलीफ को स्ट्रांग किया। और जब लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रांग हो गया तो अगला कदम लिया गया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। देखिए सड़कें, एयरपोर्ट, बिजली और फैक्ट्री के बिना राज्य आगे नहीं बढ़ता है। और इसी कारण से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनाया गया, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया गया, गंगा एक्सप्रेसवे पर भी काम लगभग कंप्लीट हो चुका है और कुछ ही दिनों में शायद इसका इनॉग्रेशन भी हो जाएगा।
देखिए, एक्सप्रेसवे सिर्फ रोड नहीं होता है। एक्चुअली में एक्सप्रेसवे किसी भी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए एक लाइफलाइन होती है। आप खुद सोचिए कि जो ट्रक पहले 12 घंटे में सामान ढोता था वो अब 4 घंटे में ढोएगा। डीजल कम लगेगा, समय बचेगा, माल जल्दी पहुंचेगा, और जब माल जल्दी पहुंचेगा तो ऑब्वियसली फैक्ट्री का फायदा होगा। और भाई साहब, फैक्ट्री का फायदा होगा तो अल्टीमेटली उस स्टेट का मैन्युफैक्चरिंग पावर और रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन एयरपोर्ट ही नहीं, इसके साथ साथ कनेक्टिविटी के लिए उत्तर प्रदेश में आज कई एयरपोर्ट्स भी बन रहे हैं। अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनकर रेडी है, जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बन रहा है, ऑलमोस्ट रेडी है। आपको बता दूं कि ये सिर्फ एयरपोर्ट नहीं है, ये कार्गो हब भी है, यानी यहां से माल बाहर जाएगा जिसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा। इसके अलावा आज यूपी में डिफेंस कॉरिडोर पर भी काम बहुत तेजी से हो रहा है। यहां पर डिफेंस का सामान बनेगा, साथ ही नोएडा में फिल्म सिटी भी बन रही है, और इसमें सबसे बड़ा फायदा है एम्प्लॉयमेंट। उत्तर प्रदेश में जो पहले अनएम्प्लॉयमेंट रेट अपने चरम पर होती थी, आज वो हर साल कम होती जा रही है। साथ ही साथ योगी गवर्नमेंट ने यह भी इंश्योर किया है कि उनके स्टेट के अंदर लगभग 24 घंटे तक बिजली आती रहे, पर यह काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन ये गवर्नमेंट इस काम को भी इंश्योर करके दिखा रही है। पता है कैसे? क्योंकि आज बिजली की कैपेसिटी 5600 मेगावाट से बढ़ाकर 8600 मेगावाट से ज्यादा कर दी गई है। ऊपर से सोलर एनर्जी भी बढ़ी है, यानी पहले सुरक्षा, उसके बाद सड़क और उसके बाद बिजली। योगी आदित्यनाथ ने इन सारी चीजों को अचीव किया और उसके बाद राज्य की तस्वीर बदलने लगी। और इसके बाद आया तीसरा फेज, यानी कि इन्वेस्टमेंट। देखिए, मेन बात यह है कि जब सुरक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी हो गए, तब तीसरा काम सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा रह जाता है? पैसा बाहर से लेकर आना, बेसिकली फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और यही सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुई है। योगी ने अपनी पहचान नहीं बदली है, उन्होंने भगवा नहीं छोड़ा है, उन्होंने वेस्टर्न सूट नहीं पहना है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी पहचान के साथ ही दुनिया से बात करूंगा। हाल ही में योगी आदित्यनाथ सिंगापुर गए थे और वहां पर भगवा पहनकर गए थे, और इसी वेश में सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से उनकी मीटिंग हुई है। एंड गेस व्हाट, सिर्फ 2 दिन में लगभग 24,335 करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं। ये पैसा डेटा सेंटर, लॉजिस्टिक्स पार्क्स, रिन्यूएबल एनर्जी और जेवर एयरपोर्ट के पास कार्गो कैंपस में लगेगा। यही नहीं, इसी के साथ AISATS ने जेवर एयरपोर्ट में 4,458 करोड़ रुपए लगाने का फैसला किया है। इसका मतलब सीधा है, एयर कार्गो स्ट्रांग होगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, सप्लाई चेन फास्ट होगी, नौकरियां मिलेंगी। सिंगापुर के बड़े फंड जैसे कि टैमसेक और GIC से भी बात हुई है। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath held a fruitful meeting today with Lim Chow Kiat, the Chief Executive Officer of GIC, Singapore's Sovereign Wealth Fund, along with his delegation as part of his ongoing investment-focused visit to the city-state. इसी के साथ ही DBS बैंक से भी फंडिंग मॉडल पर डिस्कशन हुआ है। One of the key meetings was with DBS Bank CEO Tan Su Shan and her team. The discussion centered on digital banking, affordable financial services, semiconductor manufacturing, and renewable energy. DBS showed interest in Uttar Pradesh's green energy plans, including green hydrogen, green ammonia, compressed biogas, and solar power. वहां पर स्किल ट्रेनिंग का भी मॉडल देखा गया ताकि यूपी के युवा को ट्रेनिंग मिले और जॉब मिले। और इसीलिए ये बात कहनी गलत नहीं होगी कि योगी ने भगवा आइडेंटिटी के साथ ऐसी डील सिंगापुर के अंदर साइन की हैं जो कदाचित लोगों ने सोची नहीं थी पहले। इसके बाद योगी आदित्यनाथ जापान गए। वहां पहले ही दिन लगभग 11,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट सामने आया। ऑटो पार्ट्स, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और होटल सेक्टर में कंपनीज ने इंटरेस्ट दिखाया। ग्रीन हाइड्रोजन पर एग्रीमेंट हुआ, फ्यूचर एनर्जीज पर काम शुरू हुआ। जापान की 600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली मागलेव ट्रेन देखी, मतलब फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को समझने की कोशिश की। और ये सब दिखाता है कि योगी आदित्यनाथ किस लेवल पर यूपी को बदलने की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसी का रीजन है कि यूपी आज तेजी से बदल रहा है। 2017 में इकोनॉमी लगभग 12 लाख करोड़ रुपए की थी, आज लगभग 36 लाख करोड़ के पास पहुंच चुकी है। 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। 1.5 लाख करोड़ रुपए के MOU साइन किए गए हैं और 2.5 लाख करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट्स पाइपलाइन में है। और इसका इंपैक्ट पता है आपको? 5 लाख से ज्यादा रोजगार। लेकिन इतनी इन्वेस्टमेंट का टारगेट पता है आपको? यूपी को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना। तो इन सारी बातों को सुनकर आपको क्या पता चला? क्राइम कम हुआ, सड़कें बनी, एयरपोर्ट बने, बिजली बढ़ी, ग्लोबल MOU साइन किए गए, और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आइडेंटिटी चेंज किए बिना किए गए। भगवा वहीं रहा और आज भी वहीं है। उल्टा आज भगवा यूपी की पहचान बन चुका है। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, नमः पार्वती पतिये हर हर, नमः पार्वती पतिये, जय जय श्री राम। आज उत्तर प्रदेश में टेम्पल इकोनॉमी भी काफी मजबूत हो चुकी है। अयोध्या में राम मंदिर बनने के बाद टूरिज्म में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। करोड़ों श्रद्धालु पहुंचे हैं। और इससे पता है क्या हुआ? होटल्स भर गए, धर्मशालाएं भर गई, लोकल दुकानों की बिक्री बढ़ गई। ऑटो ड्राइवर्स, गाइड, फ्लावर सेलर्स,
प्रसाद बेचने वाले, सबकी कमाई बढ़ी और इन सब चीजों के साथ स्टेट का रेवेन्यू भी बढ़ा और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनने के बाद वाराणसी में भी टूरिज्म में भयंकर उछाल आया है। श्रद्धालुओं के फुटफॉल लाखों से करोड़ों में पहुंच चुका है। मथुरा, अयोध्या, काशी अब ये सिर्फ धार्मिक जगह नहीं रही हैं, ये इकोनॉमिक सेंटर्स बन चुके हैं। रोड, होटल, ट्रांसपोर्ट, हैंडीक्राफ्ट, लोकल मार्केट, हर बंदे को फायदा हो रहा है। यानी सिंपल शब्दों में कहें तो भगवा सिर्फ इमोशन नहीं रहा, भगवा ने रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया यूपी के अंदर। और इसी पॉइंट पर कुछ लोगों का डिस्कम्फर्ट आ जाता है, क्योंकि अगर ओपनली भगवाधारी सीएम गवर्नेंस डिलीवर करता है, इकोनॉमी को ग्रो करता है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करता है, तो फिर पुरानी लेबलिंग सस्टेन कैसे करेगी। और ऐसे में जो लोग बोलते थे कि योगी के भगवा कपड़ों का रंग राज्य को तोड़ देगा, आज वही देख रहे हैं कि भगवा कैसे ग्लोबल टेबल पर बैठकर डील साइन कर रहा है। जो लोग पहले बोलते थे कि ये साधु इकोनॉमी को क्या समझेगा, आज वही देख रहे हैं कि इकोनॉमी 3 गुना बढ़ गई है। और ये बात ऑब्वियस है कि योगी ने भगवा को एक सॉफ्ट पावर बना दिया है और कहीं ना कहीं कूल भी बना दिया है। इसी कारण इन लिबरल्स को इतनी तकलीफ हो रही है।